यही कथनी और करनी में फर्क। अब आपका सवाल इनसे। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कथन है, मेरा नहीं। 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया, ये उनका कथन है। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची, फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों में चलते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। रुको जरा, सब्र करो। जो ये बात कहने का प्रयास करते हैं प्रधानमंत्री जी का आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग, भारत के प्रधानमंत्री का आवास, उसमें जिसमें आज मोदी जी रह रहे हैं, उसी में मनमोहन सिंह जी रहते थे, उसी में अटल जी रहते थे, उसी में देवगौड़ा जी, गुजराल जी और अपने राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव तक रहते थे। आपने जो मकान बनाया वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है। ये हुई ना बात। ऐसा आपको उचित उदाहरण अपनी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा कि उसी आरोप में सिसोदिया जी जेल गए तो वो डिप्टी सीएम पद से त्यागपत्र देंगे, और केजरीवाल जी उसी आरोप में जेल जाएंगे तो सीएम पद से छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, दो सीएम और डिप्टी सीएम पे अलग अलग रूल कैसे हो? नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को, जो कि काफी ज्ञानवान माने जाते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को। दोस्तों जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी है तब से ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं और करोड़ों के कपड़े पहनते हैं। तो इसी बात पर ये डिबेट चल रहा था, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने संजय सिंह को ऐसा जवाब दिया है कि संजय सिंह की बोलती नहीं निकलती है और संजय सिंह डिबेट में बस खड़े रह जाते हैं, और सुधांशु त्रिवेदी ने इन सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं का बोलती बंद कर देते हैं। तो आज का ये डिबेट वीडियो काफ़ी शानदार और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो में आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को पूरा डिबेट समझ में आने वाला है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इधर उधर की बातें करने का कैसा शौक हो गया है आम आदमी पार्टी वालों की। 8,400 करोड़ रुपए कौन सा जहाज होता है? ये तो कोई फाइटर प्लेन भी नहीं होता। चलिए कुछ भी आके बोलते, चलिए दिखाते, कुछ भी। अब मैं बताना चाहता हूं, जो ये बात कहने का प्रयास करते हैं प्रधानमंत्री जी का आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग, भारत के प्रधानमंत्री का आवास है, उसमें जिसमें आज मोदी जी रह रहे हैं, उसी में मनमोहन सिंह जी रहते थे, उसी में अटल जी रहते थे, उसी में देवगौड़ा जी, गुजराल जी और अपने राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव तक रहते थे। आपने जो मकान बनाया वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है। बात तो सही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि दिल्ली की बड़ी खिदमत की, तो मैं बताना चाहता हूं जब इनकी सरकार आई दिल्ली सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था। अब स्थिति क्या हो गई? घटा, धीरे धीरे घटते घटते पिछले साल 0.3 पे आया, और इस साल स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के कर्जे के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि दिल्ली में इस साल बजट घाटे में जाने वाला है। ये आपने दिल्ली को वहां से वहां तक रुपए दिया है, और अंदर अगर जाने की बात दिया है भैया, अप्लाई तो किया है ना, यानी जहां सरप्लस थे वहां से नीचे आ गए। अरे आएगा, अरे परेशान, अरे कहा अभी तो घाटे में आ गया ना, 10,000 करोड़ का कर्जा मांगा है कि नहीं? अभी भी सरप्लस में है कि नहीं? अब काहे बीच में बता दीजिए सुधांशु जी। देखिए दुखती रात हाथ पहुंची, सरप्लस में है कि नहीं? समझ में आने लगा इनको। पूरा देश सुन रहा है। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं साहब, मुनाफे में है कि नहीं? अब आपका आप तो कह रहे हैं जो फायदा था वो मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में। अच्छा ठीक है, बोलने अब सुनिए, अगर मुनाफे में है तो 10,000 करोड़ का कर्जा क्यों चाहिए? सीधा सवाल है, अगर मुनाफे में है तो 10,000 करोड़ का कर्जा, क्योंकि आपको पता है कि लुटिया डूबने वाली है। देखिए ये कहते थे कि जमुना में डुबकी लगा देंगे, योगी जी ने तो आके कहा हम तो गंगा में डुबकी लगा के दिखा दिए, आप डुबकी लगा दो, पर इनको पता डुबकी लगाए तो राजनीति डूब जाएगी। और इन्होंने जिस प्रकार की बातों का भ्रम पैदा किया है, आज वो चीजें उभर कर सामने आती चली जा रही हैं, एक एक फैक्ट के ऊपर। जो दिल्ली जैसे अब कथनी करने का अंतर, आपने कहा 2100 देंगे, अरे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दे क्यों नहीं दिया? कोई रोक नहीं थी। हमने महाराष्ट्र में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्तें दे दी। हमने मध्य प्रदेश में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने 4 किस्तें दे दी। हम आसाम में पिछले 5 साल से दे रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। आपको दे देना चाहिए था, मगर नहीं, वो पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवा रहे हैं, जब हम आएंगे तब देंगे, आएंगे। अरे भाई चुनाव आचार संहिता से पहले क्यों नहीं दिया? इसीलिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि न देना और डुबकी लगाने से बचना, उसके लिए एक लाइन आम आदमी पार्टी के पूरे कैरेक्टर के ऊपर, कथनी करनी का अंतर के ऊपर आ जाती है कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा,
सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या ये चुनाव तय कर देगा असली हिंदू कौन और चुनावी हिंदू कौन? आपका समय अब शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव ये तय करेगा कि असली कौन नकली कौन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा है ना, तो एक हमारे यहाँ कहावत होती है, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। यानी थोड़े दिन के लिए ठीक होता, उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है ये पता लग जाता है, पर ये तो 10 साल का हो गई है आपदा। तो अब दिल्ली की जनता को भली भांति पता है दिल्ली के चुनाव में जो पार्टियां हैं वो क्या हैं। एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, एक नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, हरकतों से बनी हुई पहली पार्टी। एक पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी, पुरानी शराब पुरानी बोतल में। यह पार्टी पुरानी शराब नई बोतल में, और नई बोतल में नई राजनीति है कि एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री, जो भारत की राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां पर असलियत इस बात की है कि दिल्ली के लिए ईमानदारी से काम कौन करेगा। एक दौर था जिस जमाने में जो जो वादा करते थे, जैसे अभी देखिए सिसोदिया जी थोड़ी देर पहले आपके कार्यक्रम में थे, ऐसा आपको विचित्र उदाहरण अपनी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा कि उसी आरोप में सिसोदिया जी जेल गए तो वो डिप्टी सीएम पद से त्यागपत्र देंगे, और केजरीवाल जी उसी आरोप में जेल जाएंगे तो सीएम पद से छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, 2 सीएम और डिप्टी सीएम पे अलग अलग रूल कैसे हो गए? अब मैं उन बातों को दोबारा नहीं कहना चाहता। ये जो पहले कहते थे, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर आते थे और दिल्ली की जनता को लगता था कि शायद ये कुछ नया करेंगे, पर अब दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया, जिसे अगर एक पंक्ति में कहूं कि आज दिल्ली की जनता केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को देख के कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। देखिए, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदू धर्म का ठेका कहां निकला है। इनको L1 अलर्ट हुआ है बीजेपी वालों को। अभी बता था भाई, अभी बता था। और अभी जो हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को कमल खतरनाक नजर आता हो, वो कमल जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, वो कमल जो भगवान बुद्ध मणिपद्महुम कहा जाता है, जो वो कमल जिसपे भगवान महावीर उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले चले तो कमल खिलते चले गए, वो कमल हम सब चाहते हैं ना कि सबके पास नॉलेज आए तो माता सरस्वती की कृपा रहे। हम सब चाहते हैं ना सबके पास प्रॉस्पेरिटी आए तो माता लक्ष्मी की कृपा रहे। सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं और लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना जो है ये देश आगे बढ़ता रहेगा। बात तो सही है। मगर मैं इनके चुनाव चिन्ह का अपमान नहीं करता। झाड़ू भी हमें सिखाती है। झाड़ू क्या सिखाती है? झाड़ू की एक एक तीली अलग कर दीजिए, तोड़िए, फट से टूट जाएगी, और अगर जोड़ के रखिए तो नहीं टूटेगी। यानी झाड़ू सिखाती है एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। और दूसरा यह सिखाता है कि कमल तो अपने आप खिलता है भगवान के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, मगर झाड़ू के लिए पंजे की जरूरत होती है। और आप देखिएगा कोई भरोसा नहीं है। पहले एक दूसरे के साथ थे, आज एक दूसरे के खिलाफ है, और फिर अगर जरूरत पड़ गई तो फिर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। कांग्रेस और इनका रिश्ता जानते क्या है? मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुधांशु जी, आपसे मैं पूछने जा रही हूँ वो ये, राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या किसकी देन है? समय अब शुरू होता है। ये तो आपने बड़ा अच्छा और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रहा हूं। 2006 में कांग्रेस के गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी सदन के पटल पे बोल चुके हैं कि इस देश में 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। सेकेंड पॉइंट, 2006 में असम के राज्यपाल ने यह कहा है कि 5,000 बांग्लादेशी हर दिन भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, IMDT एक्ट था, आपको शायद पता हो। IMDT एक्ट ऐसा खतरनाक एक्ट कांग्रेस ने बनाया था कि अगर कोई घुसपैठिया आ गया है तो वो घुसपैठिया है ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो भारत का नागरिक है साबित करे। उसके खिलाफ हमारे नेता सर्बानंद सोनोवाल कोर्ट गए। उसको क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि दिस अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। अब हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ? हमारी सरकार आने के बाद सबसे बड़ा अंतर जानते क्या हुआ? जो लोग कहते हैं, अब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को तो पता होना चाहिए, भारत का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था।
बांग्लादेश के साथ सीमा ही निर्धारण नहीं थी। एक गांव आधा बांग्लादेश में और आधा भारत में था। हमने पहले उसका निर्धारण 2016 में किया। उसके बाद वहां फेंसिंग शुरू की है पाकिस्तान की बाउंड्री की तरह। 80% फेंसिंग पूरी हो चुकी है। अब अंदर आने के लिए रास्ता बंद हो गया है। जो अंदर हैं, जब उनका चिन्हित करने की बात आती है तो इस दिल्ली में शाहीन बाग हो जाता है। और यही इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आके कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। और इनका वही वाला विधायक जिनका की बेटा भी फटफटिया चलाते हुए पकड़ा गया था, वो अमानतुल्लाह खां आके शाहीन बाग के साथ आके खड़े होते हैं। तो पूरे देश को पता है कि कौन घुसपैठियों के साथ है, कौन घुसपैठियों के खिलाफ है। तो एक लाइन बोलता हूं, ये शब्दशः किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने एनआरसी का विरोध किया था, जो हमने कहा आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन घुसपैठिया है, छाती पीट के खड़े हो गए थे आके। इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूं, और आप तो पढ़े लिखे हैं, और ये सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं है, ये नेता सदन है आम आदमी पार्टी के। और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो सबसे पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं, मैं किसी बिजनेस हाउस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, दूसरा कंपटीटर कौन था? कंपनी का नाम बताइए, चाइनीज कंपनी। बांग्लादेश में पावर एग्रीमेंट के लिए किसकी मदद करना चाहते हो बताओ? मैं साफ पूछना चाहता हूं, इंडियन कंपनी के खिलाफ खड़े होते हैं और विदेशी कंपनियों के साथ खड़े होते हैं। ये आज से नहीं, हमेशा से। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज तक कभी भी किसी इन लोगों ने किसी विदेशी कंपनी की खिलाफत की हो? ये इंडी गठबंधन वाले किसके साथ खड़े रहते थे? एंडरसन के साथ 84 में खड़े थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, उसके बाद हॉविट्जर के साथ, उसके बाद बोफोर्स के साथ, उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ, उसके बाद बीबीसी के साथ। हमेशा विदेशी कंपनियों के खिलाफ खड़े रहते हैं क्योंकि इनके दिल में। और दूल्हे के ऊपर बताना चाहता हूं, अफजल गुरु को समर्थन, हाँ, मगर आपकी तो मुख्यमंत्री के माताजी पिताजी दोनों अफजल गुरु की क्षमा याचना में रिटर्न में लिखे हुए हैं। लिखित प्रमाण है आतिशी जी के माता पिता का, उसका जवाब दीजिए। और शायद यही कारण तो नहीं था संजय जी कि जब सीएम बनाना था तो मनीष सिसोदिया जी नहीं, गोपाल राय जी नहीं, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, संजय सिंह जी नहीं, वही जिसने अफजल गुरु के खिलाफ में लिखा था, पक्ष में लिखा था, वही होना चाहिए। आप कह रहे हैं घोड़े पे जहां तक, अरे भैया आपने तो जब से पार्टी शुरू हुई ऐसी लत्ती मारी है सबको कि पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र वाजव, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी और वो किरण बेदी, वहां से लेके अन्ना हजारे तक को किनारे कर दिया। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, जो सब साथ में मिलके आए थे। तो आपने आम आदमी पार्टी जानते क्या गति की? देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। केजरीवाल जी का बड़ा फेमस वक्तव्य है, आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो वो हैं, हमारी पार्टी में किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई आरोप होगा तो उसे तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए हमने अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया है। तो लोकपाल पता है कौन थे? एडमिरल रामदास। टोपी भी उतार दी, जब से टोपी जनता को पहना दी, लोकपाल जी को भी फेंक दिया। और आपने जो कथनी करने की बात कही, सिर्फ 2 फैक्ट कोट करता हूं। मई 2012 केजरीवाल जी का ट्वीट है, कोई जाके चेक कर ले, शरद पवार जी के बारे में, उनके वर्ड है, मेरे नहीं। मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि इनके जैसा बेईमान आदमी इतने बड़े पद पर कैसे, उनका शब्द है, मेरा नहीं है। इनका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास है। और जिस आदमी को जेल में होना चाहिए वो कैसे इतने बड़े पद पर बैठा है। और 2023 का ट्वीट है, आदरणीय शरद पवार जी से समर्थन मांगने के लिए आज मैंने उनसे भेंट किया। अब आइए, कथनी करने का अंतर क्या होता है? कि मुझे तो इस सुन के आश्चर्य होता है कि शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे हैं। मुझे तो यह आश्चर्य है कि सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। और आगे कहते मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जिस दिल्ली में 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है, कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान महल में रहता है। और अब तो शीश महल छोड़िए, अब तो इतने मजेदार हैं, ये भारत के इकलौते चीफ मिनिस्टर हैं जिनको 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए। एक दौर में कहते थे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, वो सब छोड़िए, वो बहुत सारी बातें हो गई हैं, वो बार बार हम क्या रिपीट करें, हमारे बहुत से लोग करे होंगे। मगर एकमात्र उदाहरण आपको मिलेगा कि Z+ सिक्योरिटी चाहिए। और कोई दूसरा सीएम बताइए इसे दूसरे राज्य की भी Z+ चाहिए, यानी सरकार आधी और सिक्योरिटी डबल, Z++। तो दोस्तों आज की ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।
और इस वीडियो के बारे में और सुधांशु त्रिवेदी के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकेंगे। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।